सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंदर आज 19 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न समसामयिक विषयों के द्वारा बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने किया है शामिल। और आज बात करने वाले हमारे विशेषांक, जिसके अंदर 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर किन किन अभिनेताओं को कौन कौन सी पिक्चर्स बनी है अपनी अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न जो हमने जो तैयार करा है, ये कह सकते हैं कि इसके अंदर विशेषांक के तौर पे अगर देखा जाए तो हमने 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है उस कैटेगरीज के बारे में बता देते हैं। और ये प्रश्न जो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसके लिए कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए अभिनेता, अभिनेत्री, उसके अलावा नवोदित जो कलाकार हैं उनको भी दिया जाता है, नवोदित जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। बात करें 1954 से, तो 1954 में पहली ऐसी एक मराठी फिल्म बनी थी जिसको ये पहला पुरस्कार दिया गया था। ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस पुरस्कारों से सभी अभिनेताओं को, डायरेक्टर्स को सम्मानित किया गया था। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य पहलू। और 2021 वर्ष जो है उसी के अभी तक इसको दिया गया, कैटेगरीज के अंदर अभी तक उसको दिया गया है। शुरुआत इसकी 1954 में ही हो गई थी। और देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे अगर बात करें तो अल्लू अर्जुन, जिन्होंने द पुष्पा राइज एक मूवी बनी थी दक्षिण भारत की, काफी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, उसी के लिए अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के अलावा एक अन्य पुरस्कार इसी कैटेगरी के अंदर कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे सह स्थान पे नंबर 1 पे ही रही थी, जिनका नाम था कृति सेनन। द मिमी एक मूवी आई थी, उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया है। अगर बात करें सह कलाकार की, सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो पंकज त्रिपाठी को भी मिमी मूवी के लिए ही कह सकते हैं कि उनको सहभागी कलाकार के तौर पे सपोर्टिंग जो एक्टर होता है उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित उनको किया गया था। इसके अलावा अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, बता ही चुका हूं। इसके अलावा हिंदी फिल्म जो सबसे बेस्ट बनी है उस पिक्चर का नाम है सरदार उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में हम सब लोग जानते हैं। उधम सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के मारा था। और जनरल डायर का जो संबंध था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से था, जिन्होंने यहाँ पे निर्दोष लोगों को अमृतसर के अंदर यहाँ पे उनको मेले के दौरान फायरिंग करी थी और वहां पे उनको मार दिया गया था। अगर सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो निखिल महाजन, गोदावरी मूवी अपने मूवी है और ये मराठी मूवी थी, इसके लिए इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात अगर कैटेगरीज की हो ही रही है तो ऑस्कर फिल्म जो ऑस्कर का जो अवार्ड होता है उसके अंदर अपना जो डंका बजाने वाली एक भारतीय फिल्म थी जिसका नाम ट्रिपल आर था। और ट्रिपल आर को भी जो है ऑस्कर कैटेगरीज के अंदर भी वहां पे उसको सम्मानित किया गया था। और उसी की बात करें तो बेस्ट पॉपुलर फिल्म अक्रॉस दी वर्ल्ड प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको जाना गया। इस पुरस्कार से इसको भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ चीजें अन्य जान लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता पे बनी हुई फिल्म जिसको द कश्मीर फाइल्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं। और राष्ट्रीय एकता के लिए एक नरगिस 10 अवार्ड दिया जाता, वो इस बार मिला है अतुल अग्निहोत्री, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे। उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और उसके लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नरगिस 10 जो पुरस्कार है उससे इसको सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर, नवोदित जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी पुरस्कार के द्वारा उनका हौसला अफजाई करने के लिए सारी चीजें दी जाती हैं। इसमें विष्णु मोहन मैपडियन फिल्म थी, उसके लिए उनको दिया गया। पंकज त्रिपाठी का ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसमें मिमी के लिए उनको दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की अगर एक्ट्रेस की बात करें तो वहां पे द कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी जिसके वो डायरेक्ट किया था अतुल अग्निहोत्री, उसी को अगर कह सकते हैं कि पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पे उनको दिया गया। बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस भावना रबारी, काला भैरव ब्लैक बेस्ट जो सिंगर हैं। और प्लेबैक अगर फीमेल की बात करें तो श्रेया घोषाल काफी वेटरन एक सिंगर हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा बेस्ट लिरिक्स की बात करें तो यहाँ पे धम धम गाना जो है उसको दिया गया। चलिए देख लेते हैं ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं, ये रिस्पेक्टिव जो अलग अलग राज्यों की जो सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर्स थी उसके लिए इनको पुरस्कारों से उनको दिया गया। देख लेते हैं जिसके अंदर मराठी है, मैथिली है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, मलयालम है, कन्नड़ है और असमिया, बंगाली और उड़िया, उसके लिए भी सारी कैटेगरीज के अंदर पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। चलिए देख लेते हैं कुछ चीजें और। अगर बात करें कि इस पुरस्कार को देता कौन है, तो इस पुरस्कार को जो दिया जाता है उस मंत्रालय का नाम है सूचना प्रसारण मंत्रालय। और वर्तमान में इसके जो मंत्री कह सकते हैं उनका नाम अनुराग ठाकुर है। और 1954 की बात करें तो केवी केसकर एक उस समय तत्कालीन जो है वो
सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत करी थी। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड होता है वही सारी पिक्चर्स को काट छांट करने का काम कर सकते हैं, या उनकी तो चीजें होती हैं कि एक तो होती है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है, और वही सारी जो पिक्चर्स की जिसमें कैटेगरी होते हैं ए बी सी प्रकार की जो कैटेगरी होती है, उसमें किसी प्रकार के डायलॉग्स में इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो उस फिल्म में नहीं होनी चाहिए, उन्हीं के बारे में भी ये बताता है और उसके काट छांट के लिए डायरेक्टर को या निदेशक को आदेशित भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपने जानी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही के अंदर IGF इंडिया जापान फंड एक जो है उसकी घोषणा की गई, और उसमें दोनों देश जिसमें इंडिया और जापान दोनों एक मिलकर के एक फंड बनाएंगे, और उस फंड के द्वारा जितनी प्रकार की कभी आकस्मिक चीजें अगर हो जाती हैं उसके लिए दोनों काम करेंगे। अगर बात करें भारत की तो इसके अंदर 49% भारत का हिस्सा है, जबकि 51% जो हिस्सा है वो हिस्सा है जापान की किसी बैंक का। तो दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के इस फंड को बनाया गया, और इस फंड की जो कैपेसिटी है वो है $600 मिलियन। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स। हाल ही में नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड NIF की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2015 में, और JBIC ये जॉइंट वेंचर है अपने जो जापान और भारत का, जिसके अंदर 49 + 51% का आपस में दोनों में रेशियो रखा गया है। चलिए जान लेते हैं कुछ। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन कह सकते हैं, इसकी जो मेजबानी करने वाला जो देश था उस देश का नाम है जर्मनी, और बर्लिन के अंदर ये आयोजित किया गया। और यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं, ये कह सकते हैं वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष के तौर पे इसको जाना गया है, और इसमें बहुत सारी ऐसे जो राष्ट्रीय अकादमी है और विभिन्न जो देश है वहां के जो विश्वविद्यालय है वहां पे भी वो इसमें शिरकत करते हैं। देख लेते हैं इसकी जो थीम थी, थीम के अंदर है वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष के तौर पे इसको जाना जा रहा है। पहला संस्करण 2009 में आया था, और वर्तमान में जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम है ओलाफ स्कोल्स। इससे पहले अंजना मर्केल जो काफी समय तक जो है वो जर्मनी की चांसलर रही थी। भारत का कह सकते हैं एक अभिन्न साझेदार के तौर पे जर्मनी को जाना जाता है, और बहुत सारे रणनीतिक साझेदारी के तौर पे भी भारत जर्मनी के साथ में करता रहता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, स्किल्स इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम के साथ में किसके साथ में इसकी साझेदारी करी है? उस कंपनी का नाम है कोको कोला जो इंडिया कंपनी है उसके साथ में रिटेलर्स, जिसमें कह सकते हैं छोटे छोटे जो दुकानदार है रिटेलर्स हैं, उनके लिए इस नीति को बनाया गया है, और उसका जो पार्टनर है वो है कोका कोला इंडिया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। धर्मेंद्र प्रधान इसके जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री हैं, और कोका कोला के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। इनका जो उद्देश्य है वो खुदरा जो विक्रेता है उनकी क्षमता को निर्माण करना, और भारत के शिक्षा मंत्री का जो कार्य है वो भी धर्मेंद्र प्रधान ही संभाल रहे हैं। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और भारत के प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने कार्य शुरू किया था। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड। किस बैंक ने सही बंधु के सहयोग से डोर स्टेप गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है? तो गोल्ड स्टेप अगर की शुरुआत करने वाला अगर कोई है तो उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने सही बंधु के सहयोग से डोर स्टेप गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। कर्नाटक बैंक ने सही बंधु के सहयोग से KBL स्वर्ण बंधु के नाम से एक योजना शुरू करी है, और डोर टू डोर ये काम करने वाला है। अब बात करते हैं कि कर्नाटक बैंक के जो MD हैं और CEO है उनका नाम कृष्णन H है। इसके अलावा कर्नाटक बैंक के कार्यकारी जो निदेशक उनका शेखर राव है। और बात करें अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री राज्यपाल की तो सिद्धारमैया जो है वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वें CII पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने करी थी? तो उस शहर का नाम है मुंबई। मुंबई के अंदर पर्यटन के लिए जो CII एक जो सम्मेलन होता है उसकी शुरुआत कह सकते हैं, इसका जो आयोजन स्थल था उसका नाम था मुंबई। 17वें CII का वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सुश्री विद्यावती ने किया, और विषय था इसका स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म थ्रू इकोनॉमिक एंड ग्रीन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाना। बात कर ही रहे हैं तो पर्यटन के बारे में जान लेते हैं कि 2023 के अंदर शुरुआती के जो 6 महीने थे उसमें कितने विदेशी ऐसे पर्यटक थे जिन्होंने भारत की तरफ रुख किया, देखने के लिए भारत को आए। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा अगर पर्यटक विदेशी आते हैं तो सबसे पहले किस राज्य का रुख करते हैं, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर भ्रमण करने के लिए जाते हैं? उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। इसके अलावा आगरा, जहां पे ताजमहल फोर्ट के देखने के लिए जाते हैं।
केरला जाते हैं, राजस्थान आते हैं, इसके अलावा जो अपने राज्य अलग अलग जो राज्य हैं जो भारतवर्ष में है उन सभी के अंदर वो भ्रमण करते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। 43.8 लाख विदेशी पर्यटकों ने शुरुआती जो 6 महीने हैं वहां पे उन्होंने विजिट करा है। गत वर्ष के अंदर अगर बढ़ोतरी बात करें, क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल रहा था तो विदेशी पर्यटक थोड़े कम आए थे यहाँ पे, इस बार पर्यटन जो आप एक कह सकते हैं कि ये जो उद्योग है उसको बूस्ट मिला है और 106% की बढ़ोतरी के साथ में इसने शुरुआत करी है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। प्रमुख अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो कोची जो केरला के अंदर है, आगरा है, राजस्थान है और केरला के अंदर सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए, विदेशी पर्यटकों की बात करें तो वहां पे घूमने के लिए वो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पंप स्टोरेज की बात करें तो इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, किस कंपनी ने इसको किया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि मध्य प्रदेश के अंदर नीमच है। नीमच के अंदर यहाँ पे पंप स्टोरेज कंपनी को लगाया गया है और इसकी जो भंडारण जो क्षमता है वो है 1440 मेगावाट। 7.5 घंटे का स्टोरेज रखती है और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, या कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्य किया जाता है। ग्रीन को ग्रुप के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ग्रीन को जो ग्रुप है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप है, एज ए नवीनीकरण ऊर्जा को संधारित करने वाला जो ग्रुप है उसका ये नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस शहर ने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50वें संस्करण की मेजबानी करी? ये स्वच्छता से संबंधित एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और इसका जो फेयर हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो मैं आपको बताता चलूं। इस जो स्थान का नाम है वो तिरुवर है और ये तमिलनाडु में है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है और 12 से 14 अक्टूबर का इसको आयोजन किया गया। संस्करण इसका 50वां था। मुख्य विषय था एक्टिव एंड स्पोर्ट्स वेयर, एनवायरमेंटल, सोशल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटलाइजेशन इसकी जो थीम थी। और वर्तमान में इंडिया नीट एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो डॉक्टर ए शक्तिवेल है और भारत के कपड़ा मंत्री की अगर बात करें तो उनका नाम है पीयूष गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शक्ति भट्ट साहित्य पुरस्कार को जीता है? तो एक महिला है और साहित्यकार है। काफी उन्होंने लघु कथाएं लिखी है, नाटकों का मंचन करा है, इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और विभिन्न व्यक्तियों के जो व्यक्तित्व था उनकी जीवन कथा को भी इन्होंने लिखा है। उनका नाम है CS लक्ष्मी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इनका जो अन्य नाम हो अंबाई है। पुरस्कार इनको साहित्य अकादमी 2021 मिला है, टाटा लिटरेचर लाइव पुरस्कार 2023 मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया 2023 में। इन्होंने 1988 में स्पैरो महिलाओं पर शोध के लिए ध्वनि और चित्र अभिलेखागार की भी स्थापना करी थी और इनका जो योगदान है वो अनुसंधान है, अनुवाद है, कविता है, नाटक है और उपन्यास है। इसके अलावा जितने भी प्रकार की जो साहित्यिक जो कृतियां हैं उनमें भी इनका योगदान हो अमूल्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एनपीएस वरीयता सूचकांक को लॉन्च किया है? अब ये जो एनपीएस है, एनपीएस का हम देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम्स के बारे में भी। भारत के अंदर ओल्ड पेंशन और न्यू जो पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग दृष्टिकोण देखने को आ रहे हैं और काफी बड़ा बर्निंग इशू भी रहा था पिछले दिनों के लिए। तो एनपीएस को अगर लागू करने वाला अगर किसी प्रकार का जो कोई बैंक है जो इसके साथ में ज्वाइंट वेंचर के तौर पर काम कर रहा है तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में आपको बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है और अगर बात करें कि 15वां नियुक्ता, यह कह सकते हैं कि भारतीय जो जितने भी जो कामगार हैं उसमें अलग अलग उनको कंपनी रोजगार देती है। जिसमें हमने बात करी कि अगर वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करी तो एनटीपीसी जो कंपनी थी उसको विश्व के अंदर यह कह सकते हैं भारत के संदर्भ में पहला स्थान मिला था, 267वां। 700 कंपनियों में 267वां स्थान उनका था। लेकिन अगर 15वें नियुक्त स्थान पे अगर भारत की बात करी जाए तो उसका नाम किसका? एचडीएफसी पेंशन का है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। स्थापना एचडीएफसी बैंक जो 1 अक्टूबर एनपीएस दिवस इसको मनाया जाता है और इसकी जो सूचकांक की अगर बात करें तो 54 से लेकर के 100 पैमाने पर माना जा सकता है, तो इसको कह सकते हैं मध्यम स्तर का है। सबसे बड़े बैंक की बात मैं आपको बता ही चुका हूं। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी, कार्य प्रारंभ इन्होंने 1995 में किया था। अगर भारत में एचडीएफसी की बैंक की जो शाखाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे 6342 है। इसके अलावा भारत का 15वां सबसे बड़ा नियुक्ता है, रोजगार देने वाले में से एक है। और भारत के कुल राष्ट्रीयकरण अगर बैंकों की बात करें तो उनकी संख्या अभी मात्र 12 रह गई। पहले 21 हुआ करती थी, 19 हुई। धीरे धीरे जो है इनकी जो है वो संख्या में कमी आ रही है क्योंकि कुछ जो बैंक्स थे उनको आपस में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अगर अधिनियामक अगर कोई संस्था की बात करें अगर बैंक की तो आरबीआई ही सबसे उनके ऊपर रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना थी वो 1934 में हुई थी। चलिए तो देख लेते हैं कुछ और चीजें। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए किस संस्था के साथ में एक एमओयू किया है?
जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हर जगह काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उससे अछूता क्यों ना हो। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास आईआईटी के साथ में एक अनुबंध किया है कि जितने भी प्रकार के जो केसेस जो लंबित नजर आते हैं, या जितना भी कोई भी व्यक्ति अगर प्रभावित व्यक्ति है जिसके कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, उनको सारी चीजें एक डिजिटल पटल पे मिले। और इसी के लिए शुरुआत करी है सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास आईआईटी के साथ में। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। तो मैंने आपको बताया इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। अब देख लेते हैं इसके बारे में। सर्वोच्च न्यायालय और आईआईटी के मध्य हुआ है ट्रांसक्रिप्शन टूल, पेज ट्रांसक्रिप्ट एंड का सारांश अनुवाद टूल, अदालती परीक्षणों के लिए विशेष स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, प्रक्रिया का स्वचालन और कानून के लिए सबसे बड़ी भाषा के रूप में, मॉडल के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई कहा जा रहा है, उसके बारे में भी काम करने वाला है। अब बात करें सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम है कौन सा, डीवाई चंद्रचूड़। 50वें न्यायाधीश है भारत के इतिहास में। अगर उनका अगर मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो 50वें नंबर की शपथ उन्होंने ली थी। बात कर लेते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय उसके अंदर अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वो होती है कितनी, 33। वर्तमान के अंदर उच्च न्यायालय पूरे भारतवर्ष के अंदर कितनी है अभी संचालित हो रहे हैं, तो हो रहे हैं टोटल 25। इससे पहले 24 थे, और अभी लास्ट का अभी जो उच्च न्यायालय बना है वो बना है कौन सा, आंध्र प्रदेश का अमरावती। अमरावती के अंदर भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा 25वां न्यायालय है। और पहला अगर भारत की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय की बात करें तो अंग्रेजों के समय में प्रयाग, जिसको प्रयागराज कह सकते हैं या हिंदी में उसको इलाहाबाद के तौर पे उसको जाना जाता है, तो वहां पे पहला उच्च न्यायालय उसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो कह सकते हैं मुख्य जो जज है, उनका नाम जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो कौन सी संस्था हो सकती है? हम सब लोगों को पता है कि आरबीआई सारी चीजें देखती है। डिजिटल रुपए की अगर बात करें या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी कड़े फैसले लिए जाते हैं, मुद्रास्फीति, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है, उनको नियंत्रित करने का जो कार्य करती है वो आरबीआई ही करती है। और उन्होंने जो है इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी, जिसके अंदर क्यों ना डिजिटल रुपए के माध्यम से ही लेन देन को सुनिश्चित कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो हार्ड करेंसी है, जो अपने जो कागजों की जो करेंसी है, उस पर अब इसकी जो है कह सकते हैं कि लोगों को हतोत्साहित किया जाए, कम से कम इसका यूज करें और सब के सब जो लोग हैं वो पेमेंट्स करें किसे, डिजिटल के तौर पे। हालांकि भारत इसके अंदर विश्व के अंदर सबसे अव्वल स्थान रखता है, जहां पे यूपीआई पेमेंट्स के तौर पे देखा जाता है, तो और जो देश है उनके लिए नजीर बनने का काम भारत ने किया है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आरबीआई। आरबीआई के साथ में इन्होंने सारी चीजें करी है। अब मैं आपको बताता चलूं कि मनी मार्केट क्या होता है। कॉल मनी मार्केट एक अल्प समय में बैंक आपस के अंदर करते हैं लेन देन। इसकी जो अवधि होती है वो होती है 1 से लेकर के 14 दिवस। 14 दिवस तक अगर किसी बैंक के पास में एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विड जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है, इसके अलावा बैंक के पास में जमाओं में थोड़ी कमी हो जाती है, इसके लिए वो अन्य बैंकों से भी लोन लेते हैं थोड़े समय के लिए, उसी को कहा जाता है कॉल मनी मार्केट। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। भारतीय रिजर्व बैंक जो अक्टूबर तक कॉल मनी मार्केट में डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उसने कर दी है। उद्देश्य डिजिटल रुपए का लेन देन में बढ़ाना करना है। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के अंदर 9 बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है उनको उसमें शामिल किया गया है। कुछ बैंक है जिसके बारे में सबसे लीडिंग बैंक अगर आरबीआई की बात में देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा, यस बैंक और आईडीएफसी। कह सकते हैं कि कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट बैंकों को दोनों को शामिल किया गया, जिसमें डिजिटलीकरण की तरफ जो है अग्रसर किया जा सके। कॉल मनी मार्केट की मैंने आपको बता ही दिया था कि अल्पावधि के लिए लिया जाने वाला ये उधार है और दिवस इसकी है 1 से 14 दिवस के अंदर इसको वापस लौटाया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के साथ में किस राज्य में नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत करी है? मैं बताता चलूं कि नीलगिरी तहर एक बकरी की एक नस्ल है जो तमिलनाडु में पाई जाती है और दुर्लभ प्रजाति की एक किस्म थी, यह अभी भी है, जिसको संरक्षित करने की आवश्यकता थी और इसी के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको संचालित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है तमिलनाडु। जान लेते हैं उसकी सारी कुछ और चीजें। पशु नीलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाति है और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अंदर 12 अक्टूबर 2023 को इसको शामिल किया गया। बकरी का अगर स्थानीय नाम की बात करें तो वराई आदू इसका नाम है। पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो भी हाल ही के दौरान अगर इसको कह सकते हैं कि वो खत्म भी हो सकती है, उसी को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। और बात करें अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तो एम स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 3 RRN इसके क्या है
वो है यहाँ के राज्यपाल। अगर थोड़ी बात और कर लेते हैं कि कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य विवाद अभी कौन सा चल रहा है और काफी सवालों में ये रहा है, तो उसका नाम है कावेरी जल विवाद। तो दोनों जो राज्य हैं उनके मध्य कावेरी का जो जल बंटवारा है उसके बीच में तनावपूर्ण स्थिति कभी कभार देखने को हमें मिलती है। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मैं कह सकता हूं कि इसका निचला पायदान पे भारत पहुंच गया। हालांकि टोटल देश है उसके अंदर 27 देश ही शामिल किए गए, जिसके अंदर भारत का जो स्थान है वो 45वां है। तो कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो पेंशन जो भोगी हैं, जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनको तत्काल सुविधा देने के लिए या कह सकते हैं आमूलचूल परिवर्तन ढांचे के अंदर करने की आवश्यकता है और इसी के लिए सूचकांक हर साल जो है वो जारी किए जाते हैं, जहां पे भारत का जो स्थान है वो थोड़ा सा निचले या कह सकते हैं 2 दर्जे का ही है। जानते हैं इसके बारे में। प्रथम स्थान जो है हम बात करते हैं कि जो जितने भी प्रकार के जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं उनका स्थान हर जगह आपको प्रथम ही मिलेगा। जहां पे अगर बात करें एचडीआई इंडेक्स की बात करें, विश्व परिवेश सूचकांक की बात करें, स्वच्छ शहरों की बात करें, वायु प्रदूषण के कम होने की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें, आपको भ्रष्टाचार मुक्त देशों की बात करें तो ये सारे के सारे जो अवार्ड जाते हैं वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को जाते हैं। और पेंशन की अगर बात करें तो ये अवार्ड भी उधर ही जाएगा। तो प्रथम स्थान है नीदरलैंड का, जबकि भारत का स्थान 45वां है, जबकि टोटल जो है सदस्य देशों की संख्या वो 47 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा और इसरो अध्यक्ष के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित वेब पोर्टल कौन सा है? तो उनका नाम है, उस जो वेब पोर्टल का नाम है अपना चंद्रयान। अपना जो चंद्रयान है उसको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर स्कूली जो बच्चे हैं उनके स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ज्ञान कौशल में अभिवृद्धि की जाए और साइंस तर्क क्षमता एनालिटिकल अप्रोच, इसके अलावा अभियांत्रिकी कौशल के बारे में विकास किया जाएगा। तो ये अपना चंद्रयान है, इसको लॉन्च किया है। और मैं बात आपको बताता चलूं कि भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हाल ही के दौरान एक अचीव करी थी, जिसके अंदर भारत ने अपना चंद्रयान 3 को जो है सफलतापूर्वक उनका जो रोवर है प्रज्ञान, उसको हमने कहा वहां पे रीच करवा दी थी, वो करवा दी थी चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव के अंदर पहली बार सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने का जो कार्य करा था वो भारत ने किया गया था, भारत के द्वारा किया गया था। देख लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले से बात कर चुके हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं, इस बार काफी चर्चा में रहते, जिनका नाम था के सोमनाथ। और वेब पोर्टल उन्होंने अपना चंद्रयान के उद्देश्य अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां, क्विज है, पहेलियां इत्यादि के तौर पे बालकों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, अभिकेंद्रित करना। अगर बात चंद्रयान की हो ही रही है तो 14 जुलाई 2023 को इसको क्या प्रक्षेपित किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और लैंडिंग की जो तिथि थी वो सब लोगों के लिए कह सकते हैं अखबारों की सुर्खियां बनी थी। 23 अगस्त को कौन नहीं भूल सकता, उस दिन जो है भारत के लिए, विज्ञान के लिए सबसे बड़ा दिवस था। और ये आपने इस चीज के बारे में जाना। भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था जो सफल रहा। और अभी वर्तमान के अंदर सूर्य की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए भी एक इसरो ने बहुत बड़ा एक सैटेलाइट यहां से भेजा हुआ, कह सकते हैं प्रक्षेपण यान को भेजा हुआ है, जो सूर्य की गतिविधियों के बारे में भी करेगा, उनका अध्ययन करने वाला है। तो अभी वर्तमान में आदित्य L1 भी काम कर रहा है। जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यूएन जो है, यूएन के अंदर स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे हमारे जो जितने भी जो भारतीय कह सकते हैं वैदेशिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो बार बार जाते रहते हैं, और जो काफी पुराने होते हैं, कह सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर उनको ज्यादा अनुभव होता है, उन्हीं के लिए स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे वहां पे उनको नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल सामान्य 3 साल तक रहता है। इसके अलावा उनका कार्यकाल एक्सटेंड या उसको कम किया भी जा सकता है। इस बार जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे, जिनका नाम अरिंदम बागची था, उनको यूएन के अंदर स्थायी नियुक्ति उनको मिली है वहां पे, और ये उनका आंसर हो गया। इससे पहले रुचिरा कंबोज भी रही हैं, मूर्ति भी रहे हैं, और सैयद जो अकबरुद्दीन है वो भी यहाँ पे रहे हैं एज ए स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर। देख लेते हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम जो बागची हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। 1995 बैंक है उस 95 के वो अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा यूएन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी यूएन की स्थापना हो गई थी। सबसे पहले अगर देखा जाए कि स्थापित देशों के अंदर अगर बात करें तो 51 देशों ने सबसे पहले इसकी सदस्यता को ग्रहण किया था जब इस यूएन का अभ्युदय हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 193 देश हैं। चलिए जान लेते हैं इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट्स। चलिए प्रश्न 16, हाल ही में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इस शहर का नाम है हनोई। हनोई के अंदर जो है संयुक्त उपक्रम तो कह सकते हैं वैदेशिक मंत्रियों की जो बातचीत हुई और आयोजन किया गया,
और जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हनोई की 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की जो बैठक है वो उसकी सह अध्यक्षता उन्होंने करी। विदेश मंत्री जयशंकर ने वियतनाम के बाक निंग एक नाम की जगह है, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रतिमा थी उसका अनावरण भी इन्होंने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एवेरियन एनालिस्ट फर्म सीरियन द्वारा प्रकाशित ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग की रिपोर्ट में भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रथम स्थान पर रहा है? अगर एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे अच्छा कोई हवाई अड्डा जहां पे फ्लाइट्स का संचालन बहुत ही निर्बाध तरीके से किया जाता हो, किसी प्रकार की कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आती हो, उसके अंदर भारत का दूसरा, ये कह सकते हैं भारत का पहला और विश्व का दूसरा रैंकिंग वाला जो हवाई अड्डा बना उसका नाम है केम्पागोड़ा, और केम्पागोड़ा कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में स्थित है, जिसको इस रैंकिंग से उनको नवाजा गया है। अगर बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तो इसका स्थान भी 7वां रहा है। तो पहला जो स्थान है वो किसका रहा है? तो जापान का एक, ये कह सकते हैं टोक्यो का जो एक हवाई अड्डा है उसको प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ही हैं, जो कि एक मुंबई में है, दूसरा जयपुर में। जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। भारत का प्रथम केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, प्रथम हानेडा हवाई अड्डा टोक्यो में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नई दिल्ली को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 7वां मिला है। तो अगर विश्व के लिहाज से देखा जाए तो नंबर 2 पे रहा है, जबकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो पहला स्थान है, जबकि दिल्ली जो है उसका 7वां स्थान रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर साल सरकार बढ़ाती रहती है, और कल ही जो है केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको डीए के तौर पे भी उनको रियायत दी जाए, महंगाई भत्ता जो बढ़ता है उसको बढ़ाया जाए। तो इसीलिए कल की जो घटना हुई उसके अंदर 4% जो है वो डीए को हाइक कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। देख लेते हैं, पहले 42 हुआ करता था, प्लस उसमें 4 जोड़ दिए गए हैं, टोटल हो गया है 46। प्रभावी कब से होगा? इसका जो लाभ मिलना कर्मचारियों को कब से शुरू होगा? तो 1 जुलाई जो है वहां से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2023 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। के एस सच्चिदानंद मूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको जाना जाता है? तो बहुत बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, जर्नलिज्म से जुड़े हुए थे और बहुत सारी विधाओं या कह सकते हैं भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए काम किया, और ये जो अवार्ड जाता है वो जाता है जर्नलिज्म के लिए। तो ये इसका आंसर हो गया। पत्रकार के एस सच्चिदानंद मूर्ति का हाल ही दिनों में निधन हो गया था। मलयाला मनोरमा और द वीक, मलयाला मनोरमा द वीक के स्थानीय संपादक के रूप में उन्होंने काम करा था। पत्रकार के रूप में उन्होंने शानदार कार्य में उन्होंने एडिटर्स गिल्ड, एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो पत्रकारों को दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया के महासचिव रहे प्रेस काउंसिल के, और इसके सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम करा है। तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट है, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। चलिए जान लेते हैं कि चमारी अट्टापट्टू को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उसका अवार्ड दिया गया है। ये श्रीलंका की क्रिकेटर है और वहां की कप्तान भी है महिला क्रिकेट की। इसके अलावा इसी के लिए अगर शुभमन गिल है उनको भी पुरुष कैटेगरी के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। तो ये श्रीलंका की खिलाड़ी हैं और उनको इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। महिला श्रेणी की श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू को प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 114 रन बनाकर और 5 विकेट लेकर के इस पुरस्कार को उन्होंने जीता है। जबकि पुरुष कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो उस पुरस्कार का जो क्रिकेटर का जो नाम है, उस क्रिकेटर का नाम है शुभमन गिल, और ये भारत से संबंध रखते हैं। और इन्होंने 80 के रन रेट से 480 रन जो है उन्होंने सितंबर माह में जो मनाए थे, और ये आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। तो आपने इस क्लास के दौरान मेरे साथ में सबसे पहले 69 जो फिल्म फेयर जो अवार्ड जो घोषित हुआ था अभी, उसके जितने भी पुरस्कार कैटेगरीज में दिए गए थे उनको भी आपने जाना। इसके अलावा अन्य प्रश्नों को भी जाना जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में हो सकते हैं काफी लाभदायक सिद्ध। तो आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में और देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।